दोस्तों पिछले हफ्ते एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल घटना घटी। जैसे आप जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को कैप्चर कर लिया है। लेकिन राजनीति से हटकर देखा जाए तो यह 2022 के रशिया यूक्रेन वॉर के बाद की सबसे बड़ी एस्केलेशन है। यहाँ तक कि रशिया ने भी कभी जेलेंस्की के साथ ऐसा करने की नहीं सोची थी। अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि इस एक्शन का, इस चीज़ का मार्केट पर क्या असर हो सकता है इन द नियर फ्यूचर एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट। तो आइए इसी बात को समझते हैं कुछ फैक्ट्स के साथ। जब भी ऐसा कुछ होता है तो मार्केट सबसे पहले रिएक्ट करते हैं और लोग बाद में समझते हैं। सबसे पहली चीज़ जिसकी आप उम्मीद कर सकते हैं वो है शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी। ऑयल और गैस मार्केट रिएक्ट करेंगे, मेटल्स रिएक्ट करेंगे, गोल्ड और सिल्वर भी रिएक्ट करेंगे, यहाँ तक कि डिफेंस इंडस्ट्री भी रिएक्ट करने वाली है, क्योंकि अनसर्टेनिटी हमेशा पैसों को हार्ड एसेट्स की तरफ धकेलती है। यह एक बेसिक मार्केट बिहेवियर है। अब आप में से कई लोगों ने एक दिलचस्प बात गौर की होगी कि 27 दिसंबर के बाद से सिल्वर और गोल्ड गिरने लगे थे। तो जाहिर सा सवाल है कि क्या बड़े इंस्टीट्यूशंस या सरकारों को इस बारे में पहले से वार्न किया गया था? क्या उन्होंने कीमतें जानबूझकर नीचे गिराई थी ताकि वो चीपली अक्यूमुलेट कर सकें? इसका ईमानदारी भरा जवाब यह है कि हमें कभी नहीं पता चलेगा। लेकिन एक बार जब कोई घटना सामने आती है तो स्पेकुलेशन यानी कि अटकलें कभी भी खत्म नहीं होती। मार्केट्स रैंडमली नहीं चलते, वे उन पार्टिसिपेंट्स के आधार पर चलते हैं जिनके पास की डेटा या बेहतर इंफॉर्मेशन का पहले से एक्सेस होता है। लेकिन अटकलों को छोड़कर उस बात पर ध्यान देते हैं जो हमें असल में पता है। एक बात बिल्कुल साफ है कि सेंट्रल बैंक्स ने अपना माइंडसेट बदल लिया है। वो अब गोल्ड में सिर्फ ट्रेड नहीं कर रहे, वे गोल्ड को अक्यूमुलेट कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक्स को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि गोल्ड महंगा है। वो रिटेल इन्वेस्टर्स की तरह डिप्स का इंतजार नहीं करते। वो तब खरीदते हैं जब पॉलिसी की डिमांड होती है। और अभी पॉलिसी सिर्फ एक चीज चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, यूएस डॉलर पर अपनी डिपेंडेंस यानी निर्भरता कम करो। यही वजह है कि गोल्ड ने चुपचाप यूएस डॉलर को पीछे छोड़ते हुए सेंट्रल बैंक्स के लिए लीडिंग रिजर्व असेट का दर्जा हासिल कर लिया है। कोई ट्वीट्स नहीं, कोई हेडलाइंस नहीं, बस खामोशी से गोल्ड का अक्यूमुलेशन चल रहा है। अब बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर की सप्लाई पहले से बहुत ही ज़्यादा टाइट है और यह और भी ज़्यादा टाइट होने वाली है, क्योंकि चाइना ने 1 जनवरी से सिल्वर एक्सपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं और सिल्वर की ग्लोबल सप्लाई चेन पहले से ही फ्रेगमेंटेड यानी कि बिखरी हुई है। इससे एक गंभीर सप्लाई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, जो कि एक इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है जो डिमांड को ऊपर ले जाएगी। सिल्वर अब एक प्रीशियस मेटल नहीं रह गया है, वह एक इंडस्ट्रियल नेसेसिटी हो गई है। अब थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं वेनेजुएला इतना मायने क्यों रखता है। क्योंकि यह घटना डी डॉलराइजेशन को तेज करेगी, खासकर उन देशों के बीच जो ब्रिक्स के साथ जुड़े हुए हैं। 2022 की बात याद करें, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद यूएस ने रशियन असेट्स को सीज कर दिया था और मदद के नाम पर यूक्रेन में ट्रिलियंस खर्च कर दिए थे। तब कई देशों को एक कड़वी बात समझ में आई कि यूएसए, अमेरिका अपनी डॉलर का इस्तेमाल करके अपना इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकता है। तभी धीरे धीरे सभी देशों ने अपना हाथ पीछे खींचना शुरू कर दिया। इसी वजह से ब्रिक्स प्लस बन गया। रशिया, चाइना और इंडिया सभी ने 2022 से आधिकारिक तौर पर अपनी गोल्ड की खरीदारी बढ़ा दी, क्योंकि संदेश और मैसेज साफ था, यूएस डॉलर पावरफुल तो है लेकिन अब वह धीरे धीरे न्यूट्रल नहीं रहा है। एक तरह से जब सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीदते हैं तो वो गोल्ड को एक न्यूट्रल रिजर्व असेट के रूप में वापस लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसी चीज जो पॉलिटिक्स, सैंक्शंस या इस बात पर निर्भर नहीं करती कि सत्ता में कौन है। अब इस पूरी तस्वीर में वेनेजुएला इंसिडेंट को जोड़कर देखें। दुनिया को दिया गया संदेश एक बहुत साफ, ब्लंट मैसेज है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि सत्ता में डेमोक्रेट्स हैं या रिपब्लिकन्स हैं। अगर आप अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ जाएंगे तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए रातों रात डी डॉलराइजेशन की उम्मीद ना करें, लेकिन यह उम्मीद जरूर करें कि यह धीरे धीरे चुपचाप मगर मजबूती से अपनी रफ्तार पकड़ेगा और डी डॉलराइजेशन धीरे धीरे होता रहेगा। इसलिए अभी ट्रैक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर यह है कि सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीदते रहते हैं और कितना गोल्ड खरीदते हैं। ठीक 2022 की तरह जब रशियन असेट्स सीज कर दिए गए थे, अगर सेंट्रल बैंक्स रिकॉर्ड प्राइसेस के बावजूद गोल्ड खरीदना जारी रखते हैं और अगर उनकी खरीदारी 2022-23 की स्तर को पार कर जाती है तो यह एक बड़ा सिग्नल होगा। ये बात यूएस डॉलर में गिरते भरोसे का संकेत है। और याद रखें, सेंट्रल बैंक्स ने अक्टूबर 2025 के गोल्ड पुलबैक के दौरान बहुत एग्रेसिव तरीके से खरीदारी की थी। यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, इसे पोजीशनिंग कहते हैं। अब बात करते हैं कि वेनेजुएला से फायदा किसे होगा। यूनाइटेड स्टेट्स की बड़ी ऑयल मेजर्स कंपनियां जैसे शेवरॉन, एक्सॉन मोबाइल, कोनोकोफिलिप्स, ये कंपनियां फायदे की स्थिति में हैं क्योंकि वेनेजुएलन ऑयल प्रोडक्शन फिर से रफ्तार पकड़ेगा। लेकिन कुछ नुकसान उठाने वाले भी हैं, जैसे कैनेडियन ऑयल कंपनीज। अब क्यों? क्योंकि वेनेजुएला का हेवी क्रूड कैनेडियन हेवी क्रूड जैसा है। यूएस गल्फ कोस्ट की रिफाइनरीज खास तौर पर इसी तरह के तेल के लिए डिजाइन की गई है। अगर वेनेजुएला का सस्ता तेल बाजार में आता है तो वो कैनेडियन ऑयल की जगह ले लेगा। यहाँ हम रोजाना 2 लाख से 5 लाख ऑयल के बैरल्स की बात कर रहे हैं। इससे वेस्टर्न कैनेडियन सिलेक्ट की कीमतों पर भारी दबाव पड़ेगा। तब कनाडा को नए बायर्स और खरीदार ढूंढने पर मजबूर होना पड़ेगा। अब तस्वीर का दूसरा पहलू देखेंगे। ज्यादा मेटल प्राइसेस और कम ऑयल प्राइसेस का मतलब है बेहतर माइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी और अन्य इकोनॉमिक एक्टिविटीज। खासकर यूनाइटेड स्टेट्स में न्यूक्लियर एनर्जी को बड़े स्तर पर आने में अभी कम से कम 5 साल लगेंगे और तब तक ऑयल और नेचुरल गैस कहीं नहीं जा रहे। इकोनॉमिक डिमांड उन्हें जरूरी इंपॉर्टेंट बना के रखेगी और वेनेजुएला जैसी घटनाएं एक कैटलिस्ट की तरह काम करती हैं, रातों रात नहीं बल्कि समय के साथ। तो जब आप पीछे हटकर इन सारे बिंदुओं को और पॉइंट्स को जोड़ते हैं तो यह सिर्फ वेनेजुएला के बारे में नहीं है। अमेरिका का ये एक्शन, पावर, करेंसी, ट्रस्ट, रिसोर्सेज और दुनिया धीरे धीरे किस दिशा में बढ़ रही है उसके बारे में है। और यहीं पर गोल्ड, सिल्वर, माइनर्स और एनर्जी सब एक साथ नजर आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी होगी। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ।